जय श्री राम दोस्तों, मैं टिकंदन चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं हिस्ट्री के आपके अपने यूट्यूब चैनल पीटी हिस्ट्री वाला पर। देखिए, अपन पढ़ रहे थे राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार वंश। अपनी पिछली क्लास में गुर्जर प्रतिहार वंश के जो मूल स्थान है उसके बारे में देखा था। ठीक है, आज अपन थोड़ा आगे चलते हैं और जो गुर्जर प्रतिहार वंश है उसकी जानकारी के स्रोत क्या है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। यानी गुर्जर प्रतिहार वंश है उसकी जानकारी अपन को कहां से मिलती है। अपने जो इतिहासकार है उन्होंने गुर्जर प्रतिहार वंश का जो इतिहास लिखा है वो किन स्रोतों के सहारे से लिखा है उनके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे पहले। फिर उसके बाद भी अपन पढ़ेंगे एक एक शासक की पॉलिटिकल अचीवमेंट क्या है और उनकी जो सांस्कृतिक या कल्चरल अचीवमेंट क्या है उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले अपन बात कर देंगे गुर्जर प्रतिहार वंश की जानकारी के स्रोत। ठीक है, पॉइंट क्या होगा अपना आज, गुर्जर प्रतिहार वंश की जानकारी के स्रोत। ठीक है, ये आज अपना पॉइंट होगा। जो गुर्जर प्रतिहार वंश है उनकी जानकारी के उनके सोर्स क्या क्या है उनके बारे में। तो पहले अपन पढ़ेंगे शिलालेख। कौन से ऐसे शिलालेख है जिनसे अपन को राजस्थान के गुर्जर प्रतिहारों की जानकारी मिलती है, गुर्जर प्रतिहारों के बारे में अपन को पता चलता है। ठीक है, तो आपने पढ़ा है पहले, जैसे अपने शिलालेख पढ़े थे उन शिलालेखों में मैंने उनका डिटेल से जिक्र किया है, लेकिन अपन वहां आज यहाँ पर डिटेल नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मोटे मोटे तौर पर उनका ओवरव्यू जरूर लेंगे। ठीक है, जैसे पहले पहले बात करता हूं तो अपन बात करते हैं मंडोर के शिलालेख की। कौन सा शिलालेख? मंडोर का शिलालेख। कब का है बेटा जी? ये है आपका 685 ईस्वी का। ठीक बात है, जिससे अपन को क्या पता चलता है कि विष्णु और शिव पूजा की जानकारी पता चलती है। ठीक है, मोटी बात ये है इसमें। दूसरा है आपका कौन सा? दूसरा भी मंडोर का शिलालेख है, सॉरी दूसरा एक, यानी मैं इसको तीसरा लिख रहा हूं क्योंकि इसके बीच में और लिखूंगा मैं। अगला है मंडोर का शिलालेख। ठीक बात है, इसे बाउ प्रशस्ति भी कहा जाता है। बाउ प्रशस्ति कब की है ये ध्यान रखना, ये 837 ईस्वी की है। कब की है? अब आपसे सीधा क्वेश्चन करेगा, एक इनके बीच में जो दूसरा लिख रहा हूं वो है आपका बुचकलाभिलेख। ठीक है, जो कब का है बेटा जी? 815 ईस्वी का है। कब का है? 815 ईस्वी का है। अब देखिए आपसे एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन करेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है, ये लिखने का उद्देश्य क्या है, मैंने इसको क्रम से कैसे लिखा है। वो आपसे क्वेश्चन करेगा प्रतिहारों की जानकारी के स्रोतों को उनके तिथि क्रम के अनुसार जचाइए। ठीक है, तो तिथि क्रम क्या? सबसे पहले मंडोर का शिलालेख जो 685 ईस्वी का है, फिर उसके बाद में बुचकलाभिलेख जो 815 का है, फिर उसके बाद में मंडोर का शिलालेख या बाउ प्रशस्ति देगा। ठीक है, आपको यहां पर मंडोर मंडोर दो नाम नहीं देगा, वो नाम देगा बाउ प्रशस्ति। तो बाउ प्रशस्ति कब की है? 837 की है। और मंडोर का शिलालेख कब का है? 685 का है। ठीक बात है। फिर उसके बाद में देखा आपका चौथा पॉइंट क्या? ग्वालियर प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति? ग्वालियर प्रशस्ति या ग्वालियर अभिलेख। कब का है? ये 880 ईस्वी का है। कब का है बेटा जी? ग्वालियर प्रशस्ति 880 ईस्वी का है। इसे मिहिर भोज की प्रशस्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिहिर भोज की प्रशस्ति। ठीक बात है। इसके बाद में प्रतापगढ़ शिलालेख। प्रतापगढ़ शिलालेख कब का है आपका? 946 ईस्वी का है। ठीक बात है। फिर उसके बाद में आपका ओसिया शिलालेख। जो कब का है आपका? 956 ईस्वी का है। ठीक है, एक है आपका राजौरगढ़ अभिलेख।
जो अलवर से प्राप्त हुआ है। कहां से? ठीक है, ओसिया जोधपुर, प्रतापगढ़ है ही, प्रतापगढ़। ये कब का है बेटा जी? 960 ईस्वी का है। ये लो जी। अब आपसे क्वेश्चन करेगा वो, इनको क्रम से जचाने के लिए बोलेगा कि इन शिलालेखों की जो तिथियां हैं उनके अकॉर्डिंग इनको क्या करो, आप क्रम से जचाओ या तिथियों के अनुसार इनको आरोही क्रम में जचाओ। कुछ भी पूछा जा सकता है या ऐसे पूछ सकता है, निम्न में से कौन सा शिलालेख राजस्थान से प्राप्त नहीं हुआ है प्रतिहारों से संबंधित? तो देखो, मंडोर जोधपुर से, बुचकला अभिलेख भी जोधपुर से, आपका मंडोर का शिलालेख बहुप्रसिद्ध स्मृति वो भी जोधपुर से। ग्वालियर प्रशस्ति ये मध्य प्रदेश से मिली है। कहां पर? मध्य प्रदेश। ठीक बात है, समझ में आ गया। प्रतापगढ़, आपके प्रतापगढ़ से। ओसिया के शिलालेख जोधपुर से। राजौरगढ़ अभिलेख भी अलवर से। ये वो शिलालेख हैं जो प्रतिहारों की जानकारी देते हैं। इसके अलावा भी और भी शिलालेख है जो प्रतिहारों की जानकारी देते हैं, जैसे आपका चार राधनपुर, करडा है, देवली, ये अभिलेख हो गए। इसके अलावा पाल और राष्ट्रकूट शासकों के अभिलेख हो गए, वो अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिहारों की, ये प्रत्यक्ष रूप से प्रतिहारों की जानकारी देते हैं, क्योंकि ये प्रतिहारों के शासकों से संबंधित अभिलेख है। जैसे प्रतिहार शासक बाऊ ने खुद खुदवाया इस प्रशस्ति को, ये बाऊ प्रशस्ति हो गई। मिहिर बोज ने खुद खुदवाया ग्वालियर प्रशस्ति को, ग्वालियर प्रशस्ति होगी। ये भी इसी प्रकार के प्रतापगढ़, ओसिया, राजौरगढ़ अभिलेख भी क्या है? प्रतिहार शासकों द्वारा खुदाए गए अभिलेख है, जिनसे प्रत्यक्ष रूप से अपन को जानकारी मिलती है। जैसे और अभिलेख है, जैसे राष्ट्रकूट, पाल हो गए, तो वो राष्ट्रकूट और पाल शासकों के अभिलेख है जिनमें अप्रत्यक्ष रूप से इनकी जानकारी मिलती है। वो अपन को इतना नहीं पढ़ना है, क्योंकि उनको तो अपन मोटा मोटा ध्यान रखना है, पाल और राष्ट्रकूट शासकों के अभिलेख से भी अपन को जानकारी मिलती है। इसके अलावा आपके जो कि पुलकेशन द्वितीय का जो एहोल अभिलेख है, उससे भी प्रतिहारों की जानकारी मिलती है। वो अपन ने शुरू में पढ़ लिया है, क्योंकि उसमें प्रतिहार से या सॉरी गुर्जर शब्द का पहली बार इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, कुछ वगैरह वगैरह इस प्रकार की। तो ये शिलालेख थे। अब एक बार इनका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, ये आपको जब प्रतिहार शासन के बारे में पढ़ो तो सबसे पहले प्रतिहारों को पढ़ने से पहले इन शिलालेखों को एक साथ पढ़ना है आपको, ताकि जो आप ये समझते हैं ना शिलालेख बहुत सारे हैं कैसे याद होंगे, वो अगर आप इनको प्रतिहार शासकों के शिलालेख को एक साथ पढ़ोगे तो आपको सब चीजें याद हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही गुहिलों के शिलालेखों को अलग से पढ़ना, और जब भी इतिहास पढ़ो प्रतिहारों का या गुहिलों का या चौहानों का, तो चौहानों का बिल्कुल चौहानों के साथ पढ़ना शुरू में। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट लो ताकि अपन आगे चले। यस, ठीक है। यहां पर मैं एक चीज और लिखाना भूल गया, यहां पर घटियाला का शिलालेख और लिखना, सबसे इंपॉर्टेंट शिलालेख तो रह गया बीच में। घटियाला का शिलालेख यहां लिख देता हूं, घटियाला का शिलालेख। ठीक है, वो कब का है सबको पता है। घटियाला का शिलालेख 861 ईस्वी का है। ठीक है, जोधपुर से मिला है घटियाला से। ठीक है, जिसे रोहिस्कूप के नाम से भी जाना जाता था। इसी शिलालेख से प्रतिहारों के मूल स्थान या प्रतिहारों के मूल पुरुष या आदि पुरुष की अपन को जानकारी मिलती है। ठीक बात है, ये तो थे आपके शिलालेख। अब बात करते हैं अपन किसके बारे में। ठीक है, अब बात करेंगे अपन साहित्यिक स्रोतों के बारे में। ये तो अभिलेखों के साक्ष्य थे, अब बात करते हैं अपन साहित्यिक स्रोत। ठीक है, जिनमें सबसे पहले मैं बात करूंगा राजशेखर। किसकी बात करूंगा? राजशेखर। ये कौन है? बहुत महत्वपूर्ण है, आरएस में इससे कई बाजी क्वेश्चन पूछे हैं। सीधा पूछ लेता है, संस्कृत का प्रकांड विद्वान राजशेखर किस गुर्जर प्रतिहार शासन के काल में दरबार में निवास करता था? तो राजशेखर, ध्यान रखना, दो गुर्जर प्रतिहार शासकों के दरबार में था। दरबार में निवास किया इसने, दो गुर्जर प्रतिहारों के शासकों के दरबार में निवास किया। कौन कौन सा? एक तो महेंद्रपाल फर्स्ट, एक इसी का बेटा महिपाल फर्स्ट। ठीक है, इन दोनों के दरबारों में, यानी कहने का मतलब पहले महेंद्रपाल प्रथम शासक था, जब राजशेखर इसके दरबार में रहता था, और इसका क्या था? राजकवि व राजगुरु। क्या था? राजकवि व राजगुरु था। यानी महेंद्रपाल प्रथम का दरबारी राजकवि और राजगुरु कौन था? आपका राजशेखर। राजशेखर क्या है? संस्कृत का प्रकांड विद्वान।
तो सीधा क्वेश्चन क्या आएगा, संस्कृत का प्रकांड विद्वान राजशेखर कौन से गुर्जर प्रतिहार शासक के दरबार में निवास करता था। इनमें से कोई एक ऑप्शन देगा आपको, या तो महेंद्रपाल प्रथम दे दे ऑप्शन में, या फिर महिपाल प्रथम दे दे। इनमें से जो भी ऑप्शन में हो वो आपको टिक करना है। ये दोनों के दरबार में, पिता और पुत्र के दरबार में रहता था। ठीक बात है। अब ध्यान रखना, इस राजशेखर ने कौन सी रचनाएं लिखी, ठीक है, उनसे पता चलता है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों को इसने बहुत सारी उपाधियां दी है। इस राजशेखर ने अपने ग्रंथों में इन दोनों शासकों को क्या दी, उपाधियां दी। जैसे महेंद्रपाल को जैसे रघुकुल तिलक, रघुकुल चूड़ामणि, रघुकुल मुक्तामणि जैसी कुछ उपाधियां प्रदान की। ठीक है, अब देखिए राजशेखर ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी, वो सबसे महत्वपूर्ण है। इसने लिखा बाल रामायण, ठीक है, एक ग्रंथ लिखा बाल भारत, जिसका एक नाम क्या है, प्रचंड पांडव। क्या नाम है, प्रचंड पांडव। एक लिखा विद्वशाल भंजी का, क्या लिखा, विद्वशाल भंजी का। एक लिखा आपका कर्पूर मंजरी, क्या लिखा, कर्पूर मंजरी। ठीक है, एक लिखा भुवन कोश, हर विलास, एक काव्य मीमांसा। ठीक बात है। यानी संस्कृत के प्रकांड विद्वान राजशेखर ने ये रचनाएं लिखी। कौन कौन सी, बाल रामायण, बाल भारत जिसे प्रचंड पांडव भी कहा जाता है, विद्वशाल भंजिका, कर्पूर मंजरी, भुवन कोश, हर विलास, काव्य मीमांसा। ठीक है, अब ध्यान रखना, ये जो चार ग्रंथ ऊपर वाले, ये आपका बाल रामायण, बाल भारत, विद्वशाल भंजिका, कर्पूर मंजरी, ये तो क्या है, नाटक है। क्या है, नाटक। ठीक बात है। ये जो नीचे के तीन है आपका भुवन कोश, हर विलास और काव्य मीमांसा, ये क्या है, तीन काव्य है। क्या है, काव्य है। ठीक बात है। नाटक कौन कौन से हैं और काव्य कौन कौन से, इतना सा ध्यान रखना। ठीक है, इनमें से एक ग्रंथ कर्पूर मंजरी, ये किस भाषा में लिखा गया है बेटा जी, प्राकृत भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है, प्राकृत भाषा में। प्राकृत भाषा में रचित होने के कारण कर्पूर मंजरी को क्या कहा गया है, राटक कहा गया है। क्या कहा गया है, राटक। बेटा जी क्या कहा गया है, राटक कहा गया है। ठीक बात है। और बाकी जो ग्रंथ है वो किस भाषा में लिखे गए हैं, संस्कृत भाषा में। बाकी सब ग्रंथ किस भाषा में लिखे, संस्कृत भाषा में। केवल और केवल कर्पूर मंजरी का उसने किस भाषा में लिखा है, प्राकृत भाषा में लिखा है। यह ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखित होने का इसको क्या कहा गया है, इसे राटड़ या राटक कहा गया है। राटड़ बोल दो या राटड़ या राटक। ठीक है, ये कहा गया है। ठीक है, समझ में आ गया। फिर से देख लेना, राजशेखर संस्कृत का प्रकांड विद्वान था जो दो गुर्जर प्रतिहारों के शासनकाल के दरबार में निवास करता था। जैसे महेंद्रपाल प्रथम का तो ये राजकवि राजगुरु दोनों था, गुरु भी था इनका दोनों का। ठीक है, और महिपाल के भी प्रथम के भी शासनकाल में ये दरबार में निवास करता था। इसने संस्कृत में बहुत सारे ग्रंथ लिखे जिनमें बाल रामायण, बाल भारत, विदुषाल भंजिका, भुवन कोश, हर विलास, काव्य मीमांसा है। केवल इनमें से एक ग्रंथ कर्पूर मंजरी का उसने किस भाषा में लिखा है, प्राकृत भाषा में लिखा है। किस भाषा में लिखा है, प्राकृत भाषा में। प्राकृत भाषा में लिखित होने के कारण इसको एक नाम और दिया गया है, राटक या राटड़ दिया गया है। इनमें से कौन से तो नाटक है और कौन से काव्य है, ये ध्यान रखना। चार ऊपर वाले नाटक है जिसमें बाल रामायण है, बाल भारत है, इसमें रामायण का जिक्र है, इसमें किसका, महाभारत का जिक्र है जिसे प्रचंड पांडव कहा गया है, और विदुषाल भंजिका और कर्पूर मंजरी ये दोनों भी नाटक है। इसके अलावा भुवन कोश, हर विलास और काव्य मीमांसा क्या है, काव्य है। समझ में आ गया। इन चीजों का ध्यान रखना। आप क्वेश्चन कैसे करेगा आपसे, सबसे महत्वपूर्ण चीज तो ये है। मैंने एक तो बता दिया भाई, राजशेखर संस्कृत का प्रकांड विद्वान राजशेखर किसके दरबार में निवास करता था। अगला क्वेश्चन कैसे करेगा, एक करेगा निम्न में से कौन सा ग्रंथ राजशेखर द्वारा रचित संस्कृत भाषा में नहीं है।
राजशेखर द्वारा रचित संस्कृत भाषा में, यानी राजशेखर ने कौन सा ग्रंथ है जो संस्कृत भाषा में लिखे हैं, कौन सा नहीं है? तो केवल एक नहीं है, ऑप्शन में एक वही देगा आपका कपूर मंजरी। सीधा क्वेश्चन देगा राजशेखर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ प्राकृत भाषा में है, तो कौन सा देगा आपको? कपूर मंजरी, ध्यान रखना है। ठीक बात है, सीधा क्वेश्चन, कुछ भी कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ऐसे पूछ सकता है राजशेखर द्वारा कौन से ग्रंथ काव्य ग्रंथ है, तो भुवन कोश, हरविलास और काव्य मीमांसा। कौन से ग्रंथ नाटक है, तो बाल रामायण, बार बालक, कपूर मंजरी और आपका कौन सा? विदुषाल भंजी का। ये तो 4 नाटक है और 3 काव्य हैं। कौन सा प्राकृत में है और कौन से संस्कृत में है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा और कौन से ग्रंथ है? ठीक बात है, मैं यहां पर लिख देता हूं और ग्रंथ कौन से हैं। जैसे मोटे मोटे ग्रंथ हैं जिससे अपने को प्रतिहार वंश की जानकारी मिलती है, जैसे आपका बाणभट्ट का हर्ष चरित्र, ठीक है। इसके अलावा कन्नड़ कवि पंप, पंप का पंप भारत, ठीक है। एक कीर्तार्जुनियम विजय, ठीक है। इसके अलावा आपको लिखना है कौन सा? जिनसेन सूरी का क्या? हरिवंश पुराण, ठीक बात है। एक लिखना है आपको कौन? उद्योधन सूरी, क्या लिखा है उद्योधन सूरी ने? कुवलया माला, क्या लिखी? कुलिया माला, ठीक बात है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि अपन आगे चले। और भी ग्रंथ है जिनके बारे में एक बार स्क्रीनशॉट लो ताकि आगे चले। ये तो आपका राजशेखर, राजशेखर का कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना आरएएस में पिछली बार, ठीक है। ये ध्यान रखना संस्कृत के तो कौन से रचनाएं हैं, कितने नाटक लिखे उसने, ठीक है, और कौन कौन सी संस्कृत भाषा में, कौन से प्राकृत भाषा में, ठीक है, और उसके काव्य के। अब ध्यान रखना राजशेखर की तरह ही एक और कवि है, कौन सा? राजशेखर सूरी, सूरी से, ठीक है। वो तो केवल राजशेखर था, राजशेखर सूरी ने क्या लिखा? प्रबंध कोश, क्या लिखा? प्रबंध कोश। उसने भुवन कोश लिखा था, इसने प्रबंध कोश लिखा है। ये चीज आप जरूर ध्यान रखना। इसके अलावा कलहण की राजतरंगिणी, कलहण की क्या? राजतरंगिणी, ठीक है। इसके अलावा ह्वेनसांग, यात्रा विवरण सी यू की बहुत सारी जानकारियां मिलती है प्रतिहारों के बारे में इससे, ठीक है। इसके बाद में अरब यात्री सुलेमान, इसका ग्रंथ है सिलिसिली उत्तवारिक, तवारिक, ठीक है। इसके अलावा अलमसूदी, महजुल उल जुवाब, महजुल अल बिलादुरी, फुतवउल बुलादीन, ठीक बात है। राजशेखर सूरी, एक तो राजशेखर था जिसके बारे में पढ़ लिया, वो संस्कृत का विद्वान था। ये राजशेखर सूरी जैन कवि, इसने प्रबंध कोश लिखा। जिस प्रकार जिनसेन सूरी ने हरिवंश पुराण लिखा, उद्योधन सूरी ने कुवलयमाला लिखी, इसी प्रकार इसने राजशेखर सूरी ने प्रबंध कोश लिखा, ठीक है। बहुत बड़ा महाकाव्य है। कलहण ने राजतरंगिणी लिखी, हेनस्वांग ने सीयू की लिखी, सुलेमान ने सिलिसिली उत्तवारिक लिखी, अल मसूदी ने महजुल जुवाब लिखी, अल बिलादुरी ने फुतवल बुलादीन
लिखी। ठीक है, बाणभट्ट ने क्या लिखा? हर्ष चरित्र। बाणभट्ट ने क्या लिखा? हर्ष चरित्र लिखा। कन्नड़ कवि पंप ने पंप भारत, ठीक है, जिसमें महाभारत की घटना का जिक्र है। इसके अलावा विक्रमार्जुन, कीर्तार्जुन विक्रमा अर्जुनियम, ठीक है, विक्रमार्जुनियम विजय लिखी। इसे जिनसेन सूर्य ने हरिवंश पुराण लिखा। उद्योधन सूर्य ने कोल्यमाला लिखी। ये वो ग्रंथ है जिनसे अपन को क्या मिलती है? प्रतिहार वंश की जानकारी मिलती है। और ये वो प्रसिद्ध ग्रंथ है जहां से अक्सर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करता है। सीधा ही क्वेश्चन करेगा एग्जामिनर, ग्रंथ दे देगा साइड में, एक साइड में इनके लेखक दे देगा और पूछेगा कौन सा सुमिलित नहीं है, या मिलान करवाएगा या कूट मिलवाएगा। ठीक बात है। कैसे कैसे? जैसे अपने राजशेखर के पढ़े, उसमें से राजशेखर का कोई एक ग्रंथ दे देगा, इनमें से कोई एक कवि और ग्रंथ दे देगा, इनमें से कोई एक कवि ग्रंथ दे देगा। यह ध्यान रखना। सुलेमान, ये अरबी यात्री जो उस समय प्रतिहार समय शासन में, सुलेमान जिसने सिल्ली सिल्ली हो तो तुवारिक लिखी। अल मसूदी ने महजुल जुआब लिखी। अल बिलादुरी ने फुतवउल बलादीन नामक ग्रंथ की रचना की। यहां पर यह भी ध्यान रखना, बाणभट्ट ने हरीश चरित्र की रचना की। कन्नड़ कवि पंप ने पंप भारत। विक्रमार्जुन विजय। जिनसेन सूर्य ने हरिवंश पुराण लिखा। उद्योधन सूर्य ने कुवलयामाला नामक ग्रंथ लिखी। इसके अलावा भीनमाल जालोर का दो बड़े प्रसिद्ध विद्वान हुए। एक तो आपका महाकवि माघ, और महाकवि माघ के साथ साथ में एक और था देवाई, है ना। तो इन दोनों विद्वानों में कुछ ग्रंथ लिखे थे, उनका जिक्र अपन साथ में करेंगे वहां पर। ठीक बात है। ये वो ग्रंथ है जिनसे प्रतिहार वंश की जानकारी अप्रत्यक्ष रूप से अपन को मिलती है। ये कोटेशन अपन बीच बीच में भी देंगे इनकी जब प्रतिहार वंश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लो ताकि आगे चले। यस, ये तो थे आपके प्रतिहारों की जानकारी। दो ऐसे ग्रंथ हैं जो प्रतिहारों के प्रमुख स्थल भीनमाल में लिखे गए थे, वो जरूर आपको ध्यान रखना है। दोनों विद्वानों के बारे में बता रहा हूं। एक तो है आपका महाकवि माघ, जिसने क्या लिखा? शिशुपाल वध नामक एक ग्रंथ लिखा। ठीक है, शिशुपाल वध। ठीक है, एक था आपका ब्रह्मगुप्त। इसने दो प्रसिद्ध ग्रंथ लिखे। एक तो लिखा आपका ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, जिसमें ज्योतिषी के बारे में दे रखा है। एक लिखा खंडन खाद्य, खंडक खाद्य। ठीक है, इसमें ये गणित से संबंधित है और ये ज्योतिषी से। ठीक है, ये दोनों कहां के थे? दोनों विद्वान कहां के थे बेटा जी? भीनमाल के। और भीनमाल को क्या कहा जाता है? भीनमाल कहां पड़ता है? जालोर। कहां पड़ता है? जालोर। भीनमाल को श्रीमाल, पुष्पमाल आदि नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, जालोर में या भीनमाल में दो प्रसिद्ध विद्वान हुए। एक तो महाकवि माघ, जिसने शिशुपाल वध नामक महाकाव्य की रचना की। एक ब्रह्मगुप्त हुए, जिन्होंने ब्रह्मस्फुट सिद्धांत और खंडन खाद्य नामक ग्रंथ लिखा। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत ज्योतिषी से संबंधित, यानी एस्ट्रोनॉमी से संबंधित ग्रंथ है। और मैथमेटिक्स से संबंधित कौन सा ग्रंथ है? खंडन खाद्य नामक ग्रंथ है। ठीक है बात है। इन जो ग्रंथ है, इनसे भी अपन को क्या मिलती है? भीनमाल के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक बात है। ये तो थी आपके गुर्जर प्रतिहारों की जानकारी के स्रोत, जिनमें अपन ने पढ़े शिलालेख, फिर राजकवि राजशेखर के बारे में पढ़ा। एक कवि राजशेखर सूर्य जिसने प्रबंध कोश लिखा। ये दोनों का डिफरेंस जरूर ध्यान रख लेना, क्योंकि वह आपको देगा राजशेखर और एक राजशेखर सूर्य। आपको राजशेखर सूर्य देकर उसके 3 ग्रंथ दे देगा, एक वो प्रबंध कोश दे देगा। वो पूछेगा निम्न में से कौन सा ग्रंथ राजशेखर सूर्य का है। अब आप सोचोगे राजशेखर तो हमने पढ़ा है, राजशेखर ने तो जो 3 ऑप्शन दे रखी वो तीनों ही अलग, तो गलत है। क्यों सुनी? गलत नहीं है। राजशेखर सूर्य अलग है, राजशेखर अलग है। राजशेखर एक संस्कृत का विद्वान है, राजशेखर सूर्य एक जैन विद्वान है। ठीक है, राजशेखर ने तो कौन कौन से ग्रंथ लिखे? आपके बाल रामायण, बाल भारत, जिसको प्रचंड पांडव भी कहा जाता है, विदुषाल भंजिका, कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा, और आपका कौन सा? हरविलास और भुवन कोश। ठीक बात है। बल्कि
राजशेखर सूरी ने कौन सा लिखा? प्रबंध कोश लिखा। ठीक बात है। इसके अलावा जिनसेन सूरी ने हरिवंश पुराण की रचना की, और आपके एक कुल्यमाला उद्योधन सूरी ने किसकी रचना की? कुल्यमाला की रचना की। हेनसांग ने शिवगिरी की रचना की। बाणभट्ट ने हर्षचरित्र की रचना की। ठीक है। कलहण ने किसकी? राजतरंगिणी की रचना की। और इसके अलावा जैसे अल मसूदी ने सिली सिली तवारिक लिखी। ठीक है। अल बिलादुरी ने आपके जो फुतुहुल बलादीन लिखी। इस प्रकार के जो ग्रंथ है, इनसे आपसे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन करेगा, मिलान करवा सकता है या कुछ भी करवा सकता है। ये दो प्रसिद्ध विद्वान हो रहे हैं। शिशुपाल वध किसकी रचना है? महाकवि मार्क की रचना है। जो कहां के थे? बीनवाल जालोर के थे। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत किसकी रचना है? ब्रह्मगुप्त की। खंडन खाद्य जो गणित का ग्रंथ है, ये किसकी रचना है? ब्रह्मगुप्त की रचना है। ये तो थे आपके गुर्जर प्रतिहारों की जानकारी के स्रोत। अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहारों के पॉलिटिकल अचीवमेंट और गुर्जर प्रतिहारों से संबंधित जो शासक कौन कौन से हुए हैं उनके बारे में। तब तक के लिए जय श्री राम, खम्मा।